हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन स्टार्ट होता है जियो पॉलिटिक्स से, भू राजनीति से, वैश्विक शांत संतुलन, एआई की राजनीति और परमाणु तनाव। ये सब हमारे आज के टॉपिक के हमारे डिस्कशन के मुद्दे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले चलते हैं तो एआई की भू राजनीति और भारत फ्रांस साझेदारी। आपको पता है कितना बवाल इस वक्त चल रहा है। सोशल मीडिया के जो डेवलपर्स हैं, आप कह सकते हैं रीलबाज जो लोग हैं, उनके लिए तो अलग ही मौका मिल गया है। एक गनगोटिया यूनिवर्सिटी, गनगोटिया में बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, गलगोटिया नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी कोई क्लेम बने। गनगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग पैदा कर दिया है, एक रोबोटिक डॉग बना दिया है। और मतलब मुद्दा ये है, मुद्दा इस तरह से हल्के में समझिए कि एक इतनी बड़ी एआई समिट हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की गलती को सरकार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? सरकार के साथ जोड़ना इसको गलत होगा, बल्कि आप अपने इस सरकार को धूमिल नहीं कर रहे हैं, आप कंट्री को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। चाइना ने अपने ट्विटर हैंडल से पहले ही उस रोबोटिक डॉग के बारे में बता दिया कि हमारा प्रोडक्ट है जिसको हमने बनाया है और भारत बेच रहा है, भारत का गनगोटिया यूनिवर्सिटी बेच रहा है। लेकिन आपको बताएं, गनगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी भारत की तरफ से बदला लिया है चाइना से। चाइना कल को क्लेम करता रहता है ना कि ये सियाचिन हमारा है, डोकलाम हमारा है, फलाना चीज़ हमारा है, ढकाना चीज़ हमारा है। तो इस बार हमने उसका प्रोडक्ट क्लेम कर लिया कि ये देखो, ये मैं हमने बनाया, तुमने नहीं बनाया। तो सीधा सीधा हमने उससे क्या कर लिया, बदला ले लिया है। तो जिस तरह वो हमारी चीज़ों को क्लेम करता है, वैसे हमने भी क्लेम कर दिया, तो क्या ही बुराई कर दी। तो इन छोटे छोटे मुद्दों पर देश की छवि को मत खराब करें आप लोग। हाँ, ये गलत हुआ है, इस तरह के फॉल्स क्लेम से बचना चाहिए। माइटी के सचिव ने, यानी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, उसके सचिव ने, उसके मुख्य सचिव ने साफ साफ बता दिया है कि ये फॉल्स क्लेम किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है, और जो भी ऐसे फॉल्स क्लेम करते हैं उनको इस समिट में कोई स्थान नहीं प्राप्त है। तो एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आइए बात करते हैं फ्रांस और इंडिया के बीच जो ये समिट है। मैक्रोन आए हुए हैं, मैक्रोन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। अभी उन्हें देखा गया कि वो मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का संकेत है। जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं, झाड़ू उठा लेते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं, या हिमालय की गुफा में बैठ के मंत्रोच्चार करने लगते हैं, या फिर कहीं पॉलीथीन बीनने लगते हैं, या परीक्षा पे चर्चा जैसे विषयों को करते हैं। ये सब सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की तकनीक है। इसके माध्यम से सॉफ्ट पावर राजनीति की जाती है। मैक्रोन ने उसी को प्रेषित किया है, उसी को बताया है कि हम देखिए इंडिया में दौड़ रहे हैं, इंडिया के लिए भी बेनिफिट है इसमें। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब कोई किसी देश कहना गलत होगा, यूरोप के सेकेंड यानी पहले नंबर पे तो इटली है सबसे ताकतवर, दूसरे नंबर पे आप फ्रांस को कह सकते हैं। तो दूसरे या तीसरे नंबर की जो ताकतवर कंट्री है यूरोप की, उसका एक नेता सड़क पर बिना सिक्योरिटी, बिना हाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहना है गलत होगा, हाई सिक्योरिटी के बिना घूम रहा है, यूं ही दौड़ रहा है कि आम आदमी उसकी इमेज, उसकी वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यानी भारत में सुरक्षा का स्तर क्या है, इसे आप देख सकते हैं। हमारे नेताओं से भी उम्मीद की जाती है, उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जो फ्रांस में, आपको याद होगा, फ्रांस में क्रांति होती है जिससे हम समानता और भाईचारे का अपने हमारे संविधान में भी जो भाईचारे और समानता का जो रूल है, वो फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। तो फ्रांस ने सच में उस क्रांति को करके दिखाया है। उस क्रांति का इम्पैक्ट ये है कि वहाँ के प्रेसिडेंट हों या कोई, मतलब अब प्रेसिडेंट से बड़ा कौन ही होगा देश का, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वो आम लोगों के साथ सड़कों पर घूमता है। किसी वीआईपी कल्चर की ज़रूरत नहीं है। जबकि भारत में कोई पार्षद भी हो जाए तो उसको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है कि भारतीय रक्षा भारत के लिए दो तरह की डिप्लोमेसी प्रेषित करती है। एक तो ये कि किसी देश का राष्ट्रपति, किसी महान देश का राष्ट्रपति आपके यहाँ इतना सुरक्षित महसूस करता है कि पैदल बिना सिक्योरिटी के वो रनिंग के लिए जा सकता है। तो निश्चित रूप से आप एक सफल कंट्री हैं सुरक्षा के मामले में। साझेदारी की बात करते हैं तो कुछ प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। नवाचार वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इंडियन फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की औपचारिक घोषणा की गई है। इसका नाम रखा गया है, इसका कुछ एक स्पेसिफिक नाम रखा गया था, वो अभी मुझसे मिस हो गया है।
कुछ था नाम, अभी मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा उस नाम को। उसका एक स्पेसिफिक नाम है। 2026 का नवाचार वर्ष है। सामरिक स्वायत्ता, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और डिजिटल संप्रभुता पर केंद्रित विषय है कि हम दोनों एक दूसरे की संप्रभुता, सामरिक संप्रभुता का ख्याल रखेंगे और अपनी इकोनॉमी को डिजिटल दिशा में प्रेषित करेंगे, एआई की भूमिका को बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित यह शिखर सम्मेलन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भाग लिया। एआई को अब केवल तकनीकी नहीं बल्कि वैश्विक शांति संतुलन का नया केंद्र माना जा रहा है। जैसे परमाणु बम होते हैं ना, परमाणु बम या एटम बम, ये अभी तक पिछले दशक तक शक्ति संतुलन का केंद्र माने जाते थे, लेकिन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शक्ति संतुलन का एक केंद्र बनेगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना आगे होगा उसका दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना अधिक होगा। भारत भी उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस कार्य को करने के लिए भारत तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस तरह की बातें जो उड़ जाती हैं, जैसे गनगोटिया यूनिवर्सिटी वाली बात उड़ गई, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमको डिस्टर्ब कर पाती हैं। इस नवाचार वर्ष का नाम क्या है अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। एआई फॉर ह्यूमनिटी इस सम्मेलन का जो विषय है, एआई फॉर ह्यूमनिटी है। एआई केवल तकनीकी उपकरण नहीं है बल्कि मानव सेवा का एक माध्यम भी है। सर्वजन हिताय, इसकी जो थीम है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी हमारे जो उपनिषद हैं उनके ध्येय वाक्य से इसको लिया गया है। सभी का हित हो और सभी की सुख समृद्धि बनी रहे, इस वाक्य से प्रेरित है। 24 घंटों में 2.5 लाख से अधिक एआई उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा एक विश्व कीर्तिमान बनाया है इस समिति ने। इस समिति में क्या हुआ है कि 2.5 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ एआई उत्तरदायित्व की प्रतिज्ञा ली है, जो निश्चित रूप से एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो ये भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण। ईरान परमाणु कार्यक्रम बढ़ता तनाव। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बना हुआ है, एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका की जो फोर्स है, अमेरिका की जो नेवी है या एयर फोर्स है, वो तैयार कर चुकी है अपनी युद्ध क्षमताओं को, इसमें तैनाती कर ली है और किसी भी पल हमले के लिए तैयार है। बस उसको बस ज़रूरत है ट्रंप के ऑर्डर की। ट्रंप भी बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। इसमें एक नया सैटेलाइट इमेज आती है जिसमें दिखाई पड़ता है कि ईरान ने अपने परमाणु स्थलों को, यानी जहाँ भी उसकी परमाणु कैपेसिटी है, उनको कंक्रीट से, जो उसने बंकर बस्टर बम जो हमला किया था अमेरिका ने, उससे जो हिस्सा इनका बच पाता है उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसको और अधिक मजबूत करने के लिए इन्होंने उन क्षेत्रों पर अधिक काम किया है। कंक्रीट और मिट्टी की मोटी परतों के नीचे अधिक सुरक्षित कर रहा है। स्पष्ट रूप से हवाई हमले से बचाव के लिए ऐसा कर रहा है। इसको भी पता है कि हम पे हमला होने वाला है। आगे क्या, अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान परमाणु वार्ता पर 28 फरवरी को एक महत्वपूर्ण वार्ता प्रस्तावित है, जो वार्ता डिसाइड करेगी कि आगे का क्रम क्या होगा। हालांकि ट्रंप की, अगर आप ट्रंप को थोड़ा बहुत पढ़ पाते हो तो आपको पता होगा, ट्रंप बोलता है कि हम परसों ये काम करेंगे और वो आज ही बोलता है हम परसों डिसाइड करेंगे और आज वो हमला कर देता है। ऐसा उसने ईरान के साथ पहले भी किया हुआ है। जब ईरान पर उसने लास्ट टाइम हमला किया था तो उसने ईरान को समय दिया था कुछ दिनों का कि हम इस पर बात करेंगे, और एक रात हमला कर देता है। तो हम ईरान भी इससे परिचित है, इसके स्वभाव से। सीएए पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। आज का दिन है जब सीएए पे सुप्रीम कोर्ट तमाम जितनी भी जिरह गई हुई हैं उनको बंच कर उनकी आज सुनवाई कर रहा है। थोड़ी देर में निर्णय क्या हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। हम कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के निर्माता थे आप कह सकते हैं, उनकी आज जयंती है, जिसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह शिवाजी की जो जयंती है ये जय शिवाजी जय भवानी उनका जय घोष था। देश भर में आज महान मराठा योद्धा की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। शिवनेरी किले पर उमड़ी भीड़। शिवनेरी किला वही किला है जहाँ पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ये उनका जन्म स्थान है और हर साल यहाँ शिवनेरी किले पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा का प्रतीक सुराज, जिसे हम स्वराज कहते हैं, उसे मराठा लोग सुराज कहते थे। सुराज साहस और समर्पण के प्रति उनकी निष्ठा, उनके कर्तव्य और उन्होंने जो कार्य किए उसे हम स्मरण करते हैं और शिवाजी महाराज को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिनवेरी किला, विरासत और भीड़ प्रबंधन की चुनौती। हमने आपको बताया कि सिनवेरी किला काफ़ी पुराना किला है और वहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि जो भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था है, जो भीड़ प्रबंधन है वहाँ पे वो उपयुक्त नहीं है, जिसकी वजह से जो ये ऐतिहासिक इमारत है इसको नुकसान पहुँच सकता है या लोगों के साथ भी कोई आकस्मिक दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में सरकार से ये अपेक्षा है कि वहाँ पे कोई भीड़ प्रबंधन तंत्र की उपस्थिति दर्ज की जाए या क्षेत्र को संरक्षित करने की तैयारी की जाए, संरक्षित किया जाए। चिंता का विषय यही है, अत्यधिक भीड़ और अपर्याप्त प्रबंधन के कारण इस अमूल्य धरोहर की सुरक्षा चिंता के घेरे में आ गई है। विशेषज्ञ बेहतर पर्यटन नीति ले आने की बात करते हैं। ठीक है, सिनवेरी का किला ध्यान रखिएगा, यहीं पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में नया मोड़ आया है। भारत ने अमेरिका को अपनी जो एक ग्रे लिस्ट थी वहाँ से निकाल दिया है और अब एक आकांक्षी श्रेणी में डाल दिया है कि अब भारत नकारात्मक श्रेणी में नहीं है बल्कि आकांक्षी श्रेणी में है, जिससे भारत को भी कुछ लाभ होते हैं, अमेरिका को भी लाभ होते हैं। भारत को क्या क्या लाभ है उनकी बात करते हैं। तो भारत का जो डेयरी सेक्टर था उसको भारत ने काफ़ी हद तक अमेरिकी प्रभाव से बचा लिया है, जबकि डिजिटल क्षेत्र में भारत को लाभ होने की संभावना है। भारत ने, हमने आपको जब ये डील हुई थी उस समय भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। एक बार फिर से बताते चलते हैं कि अभी एक नया चर्चा का विषय केंद्र में है कि भारत ने अमेरिका को साथते साथते रूस को भी साथ लिया और अब भारत एक मीडिएटर की तरह विशेष भूमिका निभा रहा है। यानी रूस और अमेरिका में संभवतः कुछ समझौते की खबरें हैं कि हो सकता है इनके बीच कुछ समझौता हो जाए और यूक्रेन वॉर बंद हो जाए। जबकि परिणाम में क्या मिलेगा, तो रूस को मिलेगा कि जो उसका चारों तरफ से नाकेबंदी है वो बंद होगी, जबकि अमेरिका को एक बड़ा बाजार, रूस भी अपना बाजार अमेरिका के लिए खोलने को तैयार हो रहा है, ऐसी चर्चा है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि रूस के पास बोइंग विमान खरीदने की पेशकश, रूस ने बोइंग विमान अमेरिका से खरीदने की पेशकश की है, जबकि अपने जो रेयर अर्थ मेटल हैं जो अमेरिका जिनके लिए डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, उनको भी रूस ने देने का वादा किया है अमेरिका से। कितनी सच्चाई इसमें देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ न कुछ बात तो है, तभी चाचा शांत हो गया है, ट्रम्प चाचा तभी शांत हो गया। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आता है और 11.14% की जीडीपी विकास दर इसमें मिलती है, जो वैश्विक, माफ़ कीजिएगा, जो हमारी राष्ट्रीय जीडीपी है उससे कहीं अधिक है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश प्रशासन को एक बधाई संदेश इसके लिए, और जो 11.14% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। यह आंकड़ा राज्य में बुनियादी ढांचे, कृषि और औद्योगिक निवेश में हुई प्रगति का परिणाम है। ठीक है, इंडिया एआई मिशन, हम एआई पे बात कर ही रहे थे। इंडिया एआई समिट चल रही है, उसमें 20,000 नए जीपीयू की तैनाती की बात हुई। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि क्या होता है जीपीयू। सामान्यतः आप जीपीयू को ग्राफिक कार्ड के नाम से जानते हैं। आप देखते होंगे किसी कंप्यूटर या कोई लैपटॉप जब आप खरीदने जानते हैं तो आप, अगर आपका काम अगर वीडियो एडिटिंग का है या गेमिंग पर्पज से आप लैपटॉप ले रहे हैं या एनिमेशन वाला अगर कोई काम है, तो आप ग्राफिक कार्ड को प्रेफर करते हैं कि उस लैपटॉप या उस कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड होना आवश्यक है, या आप एक एक्सटर्नल डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो जीपीयू है, ये ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, ये भी एक तरह का ग्राफिक कार्ड है। हालांकि तकनीकी भाषा में अगर आप बात करेंगे तो जीपीयू, ग्राफिक कार्ड के अंदर लगने वाली चिप का नाम जीपीयू होता है। तो भारत 20,000 नए जीपीयू की तैनाती कर रहा है। तो जीपीयू से क्या होगा, आपका जो आउटपुट होगा, यानी जो आउटपुट डाटा होगा वो बेहतर मिल पाएगा, जिससे आपका जो विभिन्न एआई मिशन है उनको सफलता मिल सकेगी। वो क्योंकि ये एक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह आप इसको समझ सकते हैं, एक सर्वर की तरह समझ सकते हैं, जिसका प्रयोग विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न कंपनियां अपने शोध कार्यों के लिए कर सकेंगी। जिससे, अच्छा, आप सीपीयू और जीपीयू में कुछ अंतर की बात करते हैं, तो जिससे हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कई बार ये प्रश्न एक दिवसीय परीक्षाओं में बनता है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, तो हम बोलते हैं जो हमारी सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। उसी अर्थ में अगर प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर की आँख किसे कहते हैं, तो जीपीयू को कंप्यूटर की आँख कहते हैं। जो सीपीयू होता है वो एक बार में एक ही कार्य कर सकता है, यानी मल्टी ऑर्डर नहीं होता उसके पास, जबकि जीपीयू होता है एक बार में हजारों लाखों काम गणनाएं कर सकता है। एक तरह का ये कंप्यूटर होता है, एक तरह का कैलकुलेटर होता है। इसलिए ये लेकिन दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, ये समझने की बात है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बनता है किसी परीक्षाओं में कि ये इसका आँख कौन होती है कंप्यूटर की, तो जीपीयू होता है।
जीपीयू एक साथ कई गणनाएं कर सकता है, जबकि सीपीयू एक साथ एक बार में एक ही गणना कर सकता है। इराक में कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड प्रकृति से समाधान। इराक में यूएनईपी की एक उपलब्धि आई है कि इन्होंने एक ऐसा वेटलैंड बनाया है जो कृत्रिम वेटलैंड है, यानी जिसे हम दलदल का क्षेत्र बोलते हैं। इन्होंने एक कृत्रिम दलदल का क्षेत्र बनाया है जहाँ पर जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध किया जाता है। जनरली जब सीवेज प्लांट आप देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसटीपी बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है और साफ बनाया जाता है, वहाँ पर इसको बनाने के लिए, इस प्लांट को चलाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत सारा ऐसे चीज़ों का प्रयोग होता है जिनसे पर्यावरण को, जल का तो लाभ हो रहा है, बदले में उसको कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये जो इराक में नया वेटलैंड बना है, कृत्रिम वेटलैंड बना है, ये प्रकृति की तरह ही काम करता है जिस तरह प्राकृतिक वेटलैंड काम करते हैं। यहाँ पर मैकेनिक रूप से पानी यानी बजरी लगाई जाती है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बिछाई जाती हैं, या कुछ पौधे ऐसे लगाए जाते हैं जिनके माध्यम से पानी, कुछ बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं, कुछ जीवाणु छोड़े जाते हैं, जिनके माध्यम से पानी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। इसे इसे यूएनईपी की एक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इराक के दक्षिण क्षेत्र में प्रदूषण और सूखे से निपटने के लिए एक अभिनव वेटलैंड परियोजना पूरी की है। यह परियोजना नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन एनबीएस का श्रेष्ठ उदाहरण है, जहां प्रकृति ही समस्या का समाधान बनती है। यानी कि जहां जल शुद्धिकरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूलन एक साथ साधे जा सकते हैं, इसलिए इसके चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।